Hello guys, welcome back. After a little bit long time हम आ रहे हैं. थोड़ा सा 10 दिन का गैप हो गया है. सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली ट्रिप बन गया था तो उनके साथ जाना पड़ गया. तिरुपति बालाजी ट्रिप बन गया था हमारा साउथ में, तो थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया. बट डोंट वरी, जो ये गैप आया है 10 दिन का, इसको मैं कवर अप कर दूंगी. मैंने कल ही ज्योग्राफी की पहली वीडियो और आज सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock में भी मैंने दूसरी वीडियो डाल दी है. मैं डेली ईच डे दो दो वीडियोस डाल दूंगी, ताकि आपका जो प्रीलिम्स का स्पेसिफिक कोर्स मैंने लॉन्च किया है फॉर स्पेशली अपकमिंग उत्तराखंड अपर पीसीएस, वो आपका कवर अप हो जाए. डोंट वरी, मैंने अगर जिम्मेदारी ली है तो मैं पूरा भी कराऊंगी. हम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे. आपका सीसैट के पेपर्स रह गए हैं. आपकी कुछ आप बहुत अच्छी रिक्वेस्ट की शॉर्ट्स में हमने प्रीवियस एनालिसिस किया, मैं आपको उसे वीडियो के तौर पे करती हूँ, जैसे हमने 2025 का किया है. मैं वो भी आपको अपलोड करा दूंगी. उत्तराखंड की करंट अफेयर्स है और बाकी जितना भी मटेरियल रह गया है वो सब आपको मिल जाएगा. डोंट वरी फॉर दैट. हैव पेशेंस, हैव ट्रस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड. ओके, बिगिन करते हैं आज की क्लास. हम ज्योग्राफी की हमने क्लास स्टार्ट की है. जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जितना भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड है वो सब चीजें मैं अपने इन वीडियोस में, इन कोर्सेज में प्रोवाइड कर रही हूँ. तो आप श्योर कीजिए कि सारी वीडियोस देखिए. हर एक वीडियो में इंपॉर्टेंट कंटेंट है रिलेटेड टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ठीक है, वहीं से कई बार क्वेश्चन आते हैं और कई बार रिपीट होते हैं, कई बार उसी एरिया के आसपास से क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए. जो भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कंटेंट आपको अपने इस वीडियो के थ्रू, इट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, not only for Uttarakhand, other state PCS or any exams which are having the GS as a paper. Okay, तो बिगिन करते हैं आज की क्लास. ये हमारी ज्योग्राफी की थर्ड क्लास होने वाली, थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर वगैरह, क्या फैक्टर्स रिलेटेड टू टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है ना. और साथ में ही हम कुछ साइकिल्स देख लेंगे, डेरिवेशन प्रोसेस देख लेंगे, क्या कारण होते हैं उसके, डाउट्स के. ये थोड़ा बहुत पॉइंट्स आपके मेंस में भी काम आ जाएंगे, पर बेसिकली यहाँ हम प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे. ठीक है, इसके बाद कुछ और है, फ्लड्स वगैरह. ठीक है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, हमारे पॉइंट्स है, वो हम इस पे वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे. नेशनल वाटरवे, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, बिगिन करते हैं अपना आज का लेक्चर. इसमें बेसिकली ये कोई स्पेसिफिक एक कंटेंट नहीं है कि आपको मैं एक टॉपिक दे रही हूँ. ये मिक्स ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ठीक है, तो बिगिन करते हैं अपना आज का लेक्चर. हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, दो मेन टेम्परेचर के इसमें पैटर्न होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, जिसमें आपका पहला आता है टेम्पोरल और दूसरा आता है आपका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, टेम्पोरल एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन. के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में आपको टेम्पोरल एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन दो ध्यान रखना है. जिसमें स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आता है. व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर. फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कारण बनते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को कंट्रोल करने में. तो पहला है आपका लैटिट्यूड, देन आता है आपका एल्टीट्यूड, देन आता है डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, देन आता है ओशन करंट, देन आता है आपका प्रिवेलिंग विंड्स, देन नेचर ऑफ द ग्राउंड स्लोप, nature of the ground surface and nature of land and water. These are the factors controlling the distribution of temperature. ओके, वर्ल्ड बायोम्स क्या होती है, कितनी बायोम्स होती है हमारी. बेसिकली 5 मेन बायोम्स होती हैं: फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, एक्वाटिक, एल्टीट्यूडनल. ठीक है, इसके बाद ये कार्बन साइकिल है और ये नाइट्रोजन साइकिल है. इसे आप खुद अपने लेवल पे एक बार देख लीजिएगा. ये प्लांट रेस्पिरेशन है, एनिमल रेस्पिरेशन है. आई होप इट इज क्लियर. अगर कहीं क्लियर नहीं है तो मैं लिख देती हूँ. इसे अपने आप से एक बार आप देख लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए. इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. डेड रिमेन्स है. ठीक है, ये रेस्पिरेशन है आपका, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. ये नाइट्रोजन साइकिल है, इसे भी आप देख लीजिएगा एक बार अपने लेवल पे. ठीक है, रेट्रिफिकेशन. ओके, डेनरेशन प्रोसेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय. कितने तरीके से डेनरेशन प्रोसेस होते हैं. बेसिकली 3 मेन तरीके से होते हैं. एक तो वेदरिंग से, एक मास मूवमेंट से और इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन से. ये 3 मेन प्रोसेस होते हैं आपके डेनरेशन प्रोसेस के. इसमें जो वेदरिंग वाला प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से फोर्स अलाइंड होते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर वेदरिंग. तो वो आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द मेन कॉज. मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस, जिसमें आपका ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स एक्टिविटी भी इंक्लूडेड होती है. केमिकल एक्शंस एंड टेम्परेचर चेंजेस एंड फ्रॉस्ट एक्शन. These are the main driving force energy which is responsible for weathering. Okay, this is the main driving force energy. ध्यान रखना आपको, ये weathering में आते हैं. मास मूवमेंट्स पे आपका मेजर जो फोर्स आता है, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास मूवमेंट्स. ठीक है, जैसे कि आपका लैंडस्लाइड्स देख सकते हो आप, तो लैंडस्लाइड्स में आपके मेजर जो देखे जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल. बाकी लूज रॉक स्ट्रक्चर्स तो होते ही हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज द मेन रीजन जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है आपका. तो मास मूवमेंट्स देखा जाता है इसका. इसमें इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन में जो आपको देखा जाता है सबसे ज्यादा मेन ड्राइविंग फोर्स जो है उसमें है काइनेटिक एनर्जी. आई होप यू क्लियर.
The main driving force in erosion or transpiration degradation process is your kinetic energy. इसके बाद ड्राउट्स के रिगार्डिंग कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं. Drought is a temporary reduction in water or moisture availability significantly below the normal or expected amount for a specific period. ठीक है, according to High Powered Committee on Disaster Management, just a minute. According to High Powered Committee on Disaster Management report, any lack of water to satisfy the normal needs of agriculture, livestock industry, or human population may be termed as drought. This is simple definition of drought. Types of drought क्या क्या होते हैं हमारे? पहला आता है आपका meteorological drought. इन द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आईएमडी होते हैं, जिसके रिसेंटली 2025 में 150 साल पूरे हुए थे, वो काफी न्यूज में भी था. तो रिगार्डिंग इस तरह से आप करंट ओरिएंटेड चीजें याद रखिए. अगर कुछ चीज न्यूज में है तो उससे रिलेटेड आप चीजें याद कर सकते, क्योंकि पीसीएस में ऐसी चीज पूछ ली जाती है कि आईएमडी कब फाउंड हुआ था, अभी रिसेंटली उसके 150 एनिवर्सरी बनाई गई, तो कब फाउंड हुआ गया, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको पता होनी चाहिए. तो बेसिकली इन 150 साल इसके आईएमडी की फॉर्मेशन की हो चुके हैं. एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज डिफाइंड ड्राउट as a situation occurring in any area with the mean and annual rainfall which is less than 75%. पीसीएस में प्रीलिम्स में आपको दे देंगे 75 या 50%, या assertion reasoning दे देंगे, या टू स्टेटमेंट्स दे देंगे, which of the following is incorrect. तो इस तरह से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं. तो ये ध्यान रखिए, आईएमडी ने डिफाइन किया ड्राउट को, व्हाट मीन एनुअल रेनफॉल इज लेस देन, अगर 75% है दैट इज ऑफ द नॉर्मल रेनफॉल. तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है अकॉर्डिंग टू आईएमडी. ठीक है, कॉजेज ऑफ द मेट्रोलॉजिकल ड्राउट क्या क्या होते हैं? लीन मानसून एंड बिलो एवरेज रेनफॉल. Lean monsoon and below average rainfall due to absence of depressions over India. ठीक है, late onset or early withdrawal of monsoon. Late onset or early withdrawal of monsoon. Next, prolonged break in the monsoon. ये भी एक कारण है. Re-establishing of southern branch of jet stream. Re-establishing of southern branch of jet stream. दूसरा आता है आपका हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट. पहला आ गया आपका मेट्रोलॉजिकल ड्राउट जो हमने देखा यहाँ पे. दूसरा आ जाएगा आपका हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट. इसमें दो मेन पार्ट्स आते हैं, सरफेस वाटर ड्राउट और ग्राउंड वाटर ड्राउट. दो तरीके से होते हैं. सरफेस वाटर ड्राउट जो होता है, इट इज ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड एक्सेट्रा, एंड लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन इज द मेन कॉज ऑफ द सरफेस वाटर ड्राउट. ठीक है, एंड जो ग्राउंड वाटर ड्राउट होता है, इसमें दिस हैपेंस ड्यू टू एक्सेसिव पंपिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर, जो हैंडपंप से निकलता है, एक्सेसिव पंपिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर विदाउट कंपनसेटरी रिप्लेनिशमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर, या विदाउट अफोर्डेबल और इक्विटेबल रिचार्ज ऑफ द अक्विफर और रिक्वेवर. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट. जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की जो कैपेसिटी होती है, उसको प्रॉपर तरीके से रिचार्ज ना करके एक्सेसिव अमाउंट में हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, दैट लीड्स टू ग्राउंड वाटर ड्राउट. ठीक है, एग्रीकल्चरल ड्राउट. थोड़ा सा गला खराब है, अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा. Agricultural drought is concerned with the impact of meteorological and hydrological drought on crop yields. Under extreme condition of soil, water drought, no plant can survive, and this condition is called desertification. No plant can survive, and this condition is called desertification. So desertification basically क्या होती है? जो extreme level of condition आ जाती है कि आपकी जिसमें जो टेम्परेचर है रिक्वायर्ड से ज्यादा हो जाता है, तो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो भी स्टॉप हो जाते हैं, तो एग्रीकल्चर ड्राउट क्रिएट करता है. ये थर्ड तरीके का आपका ड्राउट है. दूसरा आपका और भी तरीके के आते हैं, सॉइल मॉइस्चर ड्राउट, सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट, इकोलॉजिकल ड्राउट. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ ड्राउट्स. ठीक है, अच्छा, लैंडस्लाइड्स की अगर हम बात करें तो उसकी कुछ मिटिगेशन मैकेनिज्म होते हैं जो आपको पता होने चाहिए. बेसिकली किस तरह से हम रोक सकते हैं लैंडस्लाइड्स में होने वाले नुकसान को बिल्कुल मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि हम रोक तो नहीं सकते नेचुरल फिनोमेना का, लेकिन उसके होने वाले नुकसान को हम रोक सकते हैं अगर हम पहले से अवेयर हो जाएं. तो हैजार्ड मैपिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल, इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर, लाइक जितने ज्यादा फॉरेस्ट होंगे, जितने ज्यादा पेड़ होंगे, उतनी ज्यादा रूट्स होंगी, वो सॉइल को उतना ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखेंगे, तो सॉइल का जो फ्लो है इजिली जो हो जाता है वो नहीं होगा. सरफेस ड्रेनेज अगर प्रॉपर है तो ये भी एक कारण हो सकता है, या हम प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर मिटिगेशन मैकेनिज्म फॉर लैंडस्लाइड. दीज आर सम ऑफ द मिटिगेशन मैकेनिज्म्स. ड्राउट मैनेजमेंट के लिए आपको ध्यान में क्या क्या रखना पड़ेगा? ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम्स इसमें चलाए जा रहे हैं. उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट ऑन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, वाटर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑफ द एरिया and adoption of appropriate technologies. तो proper appropriate latest technologies AI का यूज करके हमको drought को मैनेज करने में अपना अहम रोल निभाना है, जो बाकी के डिपार्टमेंट्स है जो कि कर भी रहे हैं. नेक्स्ट इज टू कंजर्व द, डेवलप एंड हार्नेस द लैंड, वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द रेनफॉल फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस इन द लॉन्ग रन. नेक्स्ट इज establishment of crop weather watch group
The 12-point program was created to name it as Trikal. तो त्रिकाल क्या था? एक 12-point program था for drought management, which means to take care of food, water and fodder. Next is integrated watershed management. ये भी एक program है. This approach ensures planning on the basis of the total available water resources, conjunctive use of water, surface water and groundwater, allocating priority for rational use of water and also the preparation of coordinated plan. ठीक है. इसके बाद फ्लड्स है. फ्लड्स क्या है? थोड़ा सा उसका डेफिनेशन वगैरह आपको पता होनी चाहिए. बाकी तो ये प्रीलिम्स के रिगार्डिंग तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी मेंस में आ जाता है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे आप अच्छी लाइन अगर लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं. फ्लड इज अ स्टेट ऑफ हाई वाटर लेवल अलोंग अ रिवर चैनल और अ कोस्ट दैट लीड्स टू inundation ऑफ लैंड विच इज नॉर्मली सबमर्ज्ड. inundation of, ठीक है. इतना मैं आपको रीड करके, अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं दोबारा रीड कर देती हूँ. फ्लड इज अ स्टेट ऑफ हाई वाटर लेवल along a river channel or on coast that leads to inundation of land which is normally submerged. This is the normal definition of flood. Causes क्या है फ्लड के? मेन जो कॉजेज हैं वो है मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स. मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आती है आपकी? हेवी रेनफॉल, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना, ये सब आपके मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं. दूसरा फिजिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं आपके? लार्ज कैचमेंट एरिया, inadequate drainage arrangement. These are the causes, physical factors. Human factors या anthropogenic factors क्या क्या है हमारे? पहला है deforestation, siltation, faulty agricultural practices, faulty irrigation practices, bursting of dams and construction on in the highly seismic zones of the Himalayas, like blasting वगैरह, bursting of dams, accelerated urbanization. These are main of the human factors, or we can say anthropogenic factors. ठीक है. नेक्स्ट आता है मिटिगेशन मेजर्स. कभी भी मेंस में आप कोई प्रॉब्लम दे रहे हो तो साथ में सोल्यूशन भी देना है, ये आपको ध्यान रखना है. इंट्रोडक्शन देना है बॉडी में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू बताया तो उसके साथ में उसको सोल्यूशन भी देने, मिटिगेशन मेजर्स भी देने, एंड फाइनली आपको फिर कंक्लूड करना है. तो ये मेथड, ये तरीका आंसर राइटिंग का हमेशा ध्यान रखिएगा आप. ठीक है. तो मिटिगेशन मेजर्स क्या है आपके? पहला है फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम. दूसरा है मैपिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ फ्लड्स प्रोन एरियाज इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. मैपिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ flood prone area is of paramount importance. तीसरा है principles of hydroecology and engineering. Principles of hydroecology and engineering should be strictly followed in planning and designing of infrastructure and disaster preparedness. I know this is not clearly visible, तो जहां मुझे लग रहा है मैं लिख देती हूँ. Designing of infrastructure and disaster preparedness. ठीक है. ये है स्ट्रिक्टली. ठीक है. should be strictly followed in planning and designing of infrastructure and disaster preparedness. Principles of hydroecology and engineering should be strictly followed in planning and designing of infrastructure and disaster preparedness. Next point है comprehensive reports of the entire Himalayan region for better planning and management, which is urgently needed. Construction of embankments is also very important. Periodic review of water level in river, lakes, glacial lakes, moraines, etc. And floodplain zoning. Floodplain zoning भी important है. Floodplain zoning. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट्स देखे, मिटिगेशन मेजर्स देखे रिलेटेड टू फ्लड्स. इसके बाद कुछ पासेस देख लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं ये पास कहाँ पर है, इस तरीके से बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं. जैसे बनिहाल पास. पास क्या होते हैं? बेसिकली जो टू माउंटेन रीजन होते हैं, एक स्टेट से दूसरे जगह पर पास आउट करने के लिए एक रास्ता होता है, एक तरीके से पहाड़ों में आर पार जाने के लिए. तो ये बनिहाल पास कहाँ पर है आपका? ये जम्मू कश्मीर में है. चांगला पास इज ऑल्सो इन जम्मू कश्मीर. कोटुला पास इज ऑल्सो इन जम्मू कश्मीर. खरदुंगला पास इज ऑल्सो इन जम्मू कश्मीर. नमिकाला पास इज ऑल्सो इन जम्मू कश्मीर. जोजिला पास इज ऑल्सो इन जम्मू कश्मीर. देन आता है आपका बारालाचा पास विच इज इन हिमाचल प्रदेश. रोहतांग पास इज इन हिमाचल प्रदेश. शिवकीला पास इज ऑल्सो इन हिमाचल प्रदेश. जिलेपला पास इज इन सिक्किम. लिपुलेख पास इज इन योर उत्तराखंड. दीज आर इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया. ठीक है. तो आपको ये ध्यान में रखना है. स्पेशली उत्तराखंड में कौन सा पास है आपका? लिपुलेख पास है. ठीक है. रिसोर्स की डेफिनेशन है, ये आपके मेंस में काम आ सकती है, इसे आप खुद से रीड आउट कर लीजिएगा. ठीक है. लैंड. अच्छा, 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया इन वर्ल्ड. ये इस तरीके से, ये भी जो मैंने फैक्चुअल पॉइंट्स लिखे हैं बेसिकली, ये प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है, लेकिन मेंस में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कहीं पे लिखने के लिए आपको
ये हेल्प आउट कर सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। रिसोर्सेज क्या होता है बेसिकली, इट इज अ यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो रिसोर्स इज व्हाट बेसिकली the object's worthiness, utility or usability is what makes an object or substance as a resource। ठीक है, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के कुछ मेन चीजें पढ़ लेते हैं हम। इंडियन ज्योग्राफी देख लेते हैं अब इसके आगे हम। इसमें क्या मेन चीजें हम देखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर, इसमें हम ये सब चीजें कवर अप करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आपका बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, जैसे क्वांटिटी नोन एंड बोलते हैं, एंड बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, दूसरा आता है बेस्ड ऑन स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें यूबिक्विशियस एंड लोकलाइज्ड होते हैं, विच इज एयर एंड दिस इज आयरन ओर। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से मेन रिसोर्सेज आते हैं आपकी, वो देख लेते हैं पहले तो। उसमें आता है आपका पहला वाटर रिसोर्सेज, दूसरा फॉरेस्ट रिसोर्सेज, देन सॉइल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, मैरीन रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, बायोटिक एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। दीज आर द मेन नेचुरल रिसोर्सेज विच कम अंडर द हेडिंग। ठीक है, ठीक है, पहले वाटर रिसोर्सेज में क्या क्या चीज आती है उसे हम देख लेते हैं, उसे कवर अप कर लेते हैं। सो नेचुरल रिसोर्सेज में हम कवर करते हैं हमारे एक एक करके, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, सॉइल एंड मिनरल रिसोर्सेज एंड सो ऑन। तो पहले देख लेते हैं वाटर रिसोर्सेज। 3/4 of the earth's surface is covered with water। ठीक है, इसमें सोर्सेज में क्या क्या आते हैं आपके, ग्लेशियर्स, रेनफॉल, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, बैक वाटर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। ठीक है, तो जो हमारा अर्थ है 3/4 ऑफ दैट सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। वाटर रिसोर्सेज में जो सोर्सेज आते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके, ग्लेशियर्स, रेनफॉल, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, बैक वाटर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। ठीक है ना, ग्लेशियर्स और रेनफॉल, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, बैक वाटर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, दीज सोर्सेज कम अंडर द वाटर रिसोर्सेज। इसमें आपको जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल वाटरवेज, ये पूछ ले जाते हैं, कई बार आ भी चुके हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 1, ये कहाँ से कहाँ तक है, गंगा भागीरथी हुगली उत्तर प्रदेश, बिटवीन हल्दिया टू अलाहाबाद, ये 1620 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच नेशनल वाटरवे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर्स भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक, हल्दिया टू अलाहाबाद है, गंगा भागीरथी हुगली रिवर से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेशनल वाटरवे नंबर 2 फ्रॉम सदिया धुबरी स्ट्रेच ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, ये असम में है, 891 किलोमीटर लॉन्ग है ये। दूसरा के बाद तीसरा है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 3 कोलम टू कोटापुरम वेस्ट कोस्ट केनाल along with the चमकारा एंड उद्योग मंडल केनाल्स, ये 205 किलोमीटर लॉन्ग है इन केरला। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे नंबर 4 भद्राचलम राजमुद्री स्ट्रेच ऑफ रिवर। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे नंबर 5 योंकली चिरपतिया स्ट्रेच ऑफ ईस्ट कोस्ट केनाल। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज विच इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है स्पेसिफिकली फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। ठीक है, the future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides us. So it is our duty to ensure that all the uses of renewable resources are sustainable. The diversity of life on the earth is conserved, damage to natural environment system is minimized. तो ये आप इस पॉइंट्स अपने मीन्स के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, बीच बीच में मैं डाल देती थी स्पेसिफिकली फॉर क्विक रिविजन। इसके बाद आते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे। ये हमने ऊपर वाटर रिसोर्सेज देखा, अब फॉरेस्ट रिसोर्सेज देखते हैं। Due to varied climatic conditions, India has wide range of natural vegetation. Natural vegetation is classified in 3 broad categories. इसमें फॉरेस्ट आता है पहला, दूसरा ग्रासलैंड्स आता है और तीसरा आता है आपका श्रब्स। फॉरेस्ट में क्या क्या आते हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स स्पेसिफिकली इन इंडिया। In Indian context, forests are divided into 5 types: tropical and temperate evergreen forest, tropical and temperate deciduous forest, thorny bushes, mountain vegetation, mangrove forest. These are the major 5 types of forest in Indian context. ठीक है, साथ में मेडिटेरियन वेजिटेशन एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट भी आता है। ग्रासलैंड्स में आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आते हैं बेसिकली, इसमें सवाना अफ्रीका में होते हैं, कैंपस ब्राजील में होते हैं एंड लेनोस इज द वेनेजुला। प्रीलिम्स में आ चुका है क्वेश्चन कि सवाना, कैंपस, लेनोस ये क्या है, दीज आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। कैंपस कहाँ बोला जाता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को, ब्राजील में। सवाना कहाँ बोला जाता है, अफ्रीका में। तो आपको ये नेम याद रखने हैं और उनके रीजन भी। टेम्परेट ग्रासलैंड में आते हैं आपके पैम्पास, प्रेरी, व्हील, स्टीप डाउन। आपको ऑप्शन दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड, तो इन चारों में से कोई एक ये टॉपिकल का छोड़ देंगे, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। और किस किस रीजन में क्या बोले जाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, पैम्पास बोले जाते हैं अर्जेंटीना में, नॉर्थ अमेरिका में इसे प्रेरी बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में इसे व्हील बोलते हैं, सेंट्रल एशिया में इसे स्टीप बोलते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेट ग्रासलैंड को डाउन बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में
आपके टेम्परेट ग्रासेस को डाउन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका shrubs। थॉर्नी बुशेस एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन। तो ये तीन मेन कैटेगरीज आ जाते हैं आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज के अंदर में। ठीक है, ये हमने कवर अप कर लिया। इसके बाद मिनरल रिसोर्सेज देख लेते हैं। थोड़ा मैं और डिटेल में भी पढ़ाऊंगी आपको इस टॉपिक के बारे में, मिनरल और सॉलिड रिसोर्सेज स्पेसिफिकली। मिनरल रिसोर्सेज में मेनली मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स आते हैं। इसमें मेटालिक में फेरस और नॉन फेरस होते हैं, जैसे आयरन ओर, बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, दीज कम अंडर मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक में लाइमस्टोन, मेका, जिप्सम, दीज कम्स अंडर नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है ना, एनर्जी मिनरल्स होते हैं इसी तरह से, जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब चीजें आती हैं हमारी एनर्जी मिनरल्स में। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में आपका माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग, ये तीन मेथड्स आते हैं, जिसमें से माइनिंग में ओपन कास्ट माइनिंग एंड शैफ्ट माइनिंग, ये टू कैटेगरीज वेरी फेमस है। फ्लैट होल माइनिंग आपको पता होगा, सुनने में कई बार आता रहता है न्यूज में। आयरन ओर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ओडिशा झारखंड बेल्ट है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन द छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र रीजन, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, दिल्ली चित्रदुर्ग बेल्ट इन कर्नाटका। दीज आर जस्ट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन बेल्ट ऑफ द आयरन ओर इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद हम मिनरल रिसोर्सेज देख लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन प्रीलिम्स में इस एरिया से बहुत। ठीक है, मिनरल्स में पहले हम कवर अप करते हैं आपका। ठीक है, पेट्रोलियम, जिसमें हमने बताया कि एनर्जी रिसोर्सेज में आता है, एनर्जी मिनरल रिसोर्सेज में आता है आपका पेट्रोलियम। इसमें लार्जेस्ट रिजर्व जो पेट्रोलियम के हैं वो वेनेजुएला में है 18% और मिडिल ईस्ट में 50%। अभी बेसिकली आपने देखा होगा जो युद्ध हुआ था ईरान अभी अमेरिका इसराइल के बीच में, उसमें सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में ऑयल क्राइसिस छाया, और इससे हमें पता चला हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट है ऑयल के रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट नेशन में। ठीक है ना, और कितना ज्यादा हमें इनसफिशियंसी देखने को मिली और हमारे को इनसिक्योरिटी देखने को मिली ऑयल की फील्ड में। तो मिडिल ईस्ट से हमारा मैक्सिमम ऑयल इंपोर्ट्स आते हैं, नेचुरल गैस आते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स को देखा कितने क्रैशेस हो गए। तो मिडिल ईस्ट में 50% ऑफ द ऑयल रिजर्व्स है, पेट्रोलियम रिजर्व्स है, एंड वेनेजुएला में 18%। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसमें अभी यूएसए है। इंडिया लार्जेस्ट रिजर्व्स है बर्मार बेसिन। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम है बर्मार बेसिन में। सेडिमेंट्री बेसिन ऑफ असम, गुजरात एंड मुंबई हाई न्यू रिजर्व्स इन कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी बेसिन। यूज कॉजेस क्या है इसके? मेनली रशिया इज इंडिया लार्जेस्ट इम्पोर्ट सोर्स। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इज द घावर फील्ड इन द सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। ठीक है, तो ये इसमें आप ध्यान रखिएगा। लिथियम, लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आज की जो एआई जनरेशन चल रही है हमारी। चिली 30% इसका प्रोडक्शन करते रिजर्व रखते हैं सबसे ज्यादा, एंड एबीसी ट्रायंगल कंटेन करते हैं 50%। ऑस्ट्रेलिया में 50%, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। देन सलाल हाईमाना एरिया ऑफ द रियासत डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, मंड्या एंड जागृति डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यहाँ पे लिथियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। रिसेंटली जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा लिथियम की रिजर्व देखने को मिल रहे थे। ठीक है, ईवी में इसका बहुत यूज होता है। चाइना कंट्रोल 60% ऑफ द रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन ऑफ 80% ऑफ द प्रोसेसिंग वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वेनेडियम, वेनेडियम में सबसे ज्यादा जो है आपका चाइना में 40% है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना ही है। लोअर अरुणाचल प्रदेश में ये आपको पाया जाता है। वेनेडियम सबसे ज्यादा आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका टंगस्टन, चाइना में 50%, लार्जेस्ट चाइना ही है। कर्नाटका में 40% पाया जाता है। लाइमस्टोन यूएसए में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कर्नाटका माइनर मिनरल, क्योलिन क्ले, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, सिलिका, मिका, ये सब चीजें आपकी पाई जाती है कर्नाटका रीजन में। मेजर जो मिनरल्स, माइनर मिनरल्स जिसकी कैटेगरी में आता है लाइमस्टोन में। 97% of India's total limestone production in 2021 was of cement grade, and limestone is used in steel plants as a flux to remove impurities like silica and sulfur and phosphorus, etc. ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है आपका टर्की एंड चाइना में, एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज चाइना। ठीक है, ग्रेफाइट में आपका अरुणाचल प्रदेश में टॉप में। कोबाल्ट, देन कोल, आयरन, ये आप यूएस से देख सकते हो, चाइना ज्यादा प्रोड्यूस करता है इंडिया से, मतलब चाइना में ज्यादा रिजर्व है इंडिया से। झारखंड में सबसे ज्यादा है इंडिया में कोल। आयरन आपका ऑस्ट्रेलिया में 30% है, मैक्सिमम आपका ऑस्ट्रेलिया में ही है, और इंडिया में जो मैक्सिमम है वो है ओडिशा में 33%। इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व आयरन ओर इन एशिया। In India, magnetite, hematite are the two primary iron ores, and approximately 79% of the hematite deposits are found in the eastern sector, while about 93% of the magnetite deposits occur in the southern sector. ठीक है, तो साउथ इंडियंस आर मैग्नेट्स ऑफ फ्रेंडशिप्स, क्वालिटी वाइज मैग्नेटाइट इज दी बेस्ट। क्रोमाइट जो फेरस कंटेंट करता है आपका, साउथ अफ्रीका में 70% पाया जाता है, सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में, या इंडिया में ओडिशा में 96% सुकिंदा वैली में पाया जाता है। क्रोमाइट इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग स्टेनलेस स्टील। बॉक्साइट आ जाता है आपका, इसके लिए सबसे ज्यादा आपके ऑस्ट्रेलिया में रिजर्व्स है, ओडिशा में 75% है। ऐसे मैग्नीज फेरस है साउथ अफ्रीका में, ओडिशा में 44। निकल आपका इंडोनेशिया में है, ओडिशा में सबसे ज्यादा है। तो मैक्सिमम आप देख रहे हो ये सारे मिनरल्स ओडिशा में ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। टिन आपका चाइना में है सबसे ज्यादा रिजर्व, इंडिया में छत्तीसगढ़।
ठीक है ना। सोल्डरिंग मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यू टू इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट एंड एक्सीलेंट प्रोडक्टिविटी। प्लैटिनम साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। गोल्ड ऑस्ट्रेलिया में 20%, चाइना में सबसे ज्यादा रिजर्व है, और बिहार में इंडिया का जो सबसे ज्यादा गोल्ड है वो बिहार में है 44%। बहुत लोग कर्नाटका सोचते हैं लेकिन इट्स बिहार, देन राजस्थान, देन आई थिंक इट्स कर्नाटका। स्विट्जरलैंड इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, इंडिया हैज इमर्ज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द गोल्ड। तभी रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 1 साल तक के लिए गोल्ड खरीदने को मना किया था, बिकॉज गोल्ड के हाई रेट भी चल रहे हैं, और इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंडिया में है, वो भी एक कारण था। तो इसलिए देखा गया है, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। आप शादी वादी में भी देखोगे, हर चीज में, फेस्टिवल्स वगैरह में गोल्ड की धनतेरस मनाया जाता है। गोल्ड की जो बिक्री है जो बहुत ज्यादा होती है, तो उस तरीके से इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर of the gold, not largest producer, but its consumer. So Switzerland is the largest exporter of the gold. सिल्वर आपका सबसे ज्यादा पेरू में पाया जाता है, राजस्थान में 80% ऑफ सिल्वर एक्सट्रैक्शन होता है एक तरीके से। कॉपर आपका चिली में 23% है, देन इट इज इन राजस्थान 54%। लेड एंड जिंक ऑस्ट्रेलिया में 40% है, राजस्थान में इट इज 90%। मतलब इंडिया में राजस्थान में सबसे ज्यादा है। फॉस्फोरस जो है आपका राजस्थान में, मतलब ये सारे मिनरल सिल्वर कॉपर लेड जिंक फॉस्फोरस जिप्सम मिका, ये सब आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा। और मिका जो है वो वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा है। इंडिया 60% ऑफ मिका रिजर्व होल्ड करता है, और राजस्थान में 51% है। ठीक है। डायमंड जो है, रशिया इज द इंडिया डायमंड फ्रेंड। रशिया में सबसे ज्यादा डायमंड रिजर्व है। मध्य प्रदेश में जो किम्बरलाइट पाइप्स है, कॉन्ग्लोमेरेट बेड्स है, वो सबसे ज्यादा डायमंड कंटेन करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस, इनवैल्यूएबल इन कटिंग, ग्राइंडिंग एंड ड्रिलिंग एप्लीकेशंस। थोरियम में सबसे ज्यादा टॉप पर इंडिया है। ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद केरला जो है, और केरला में सबसे ज्यादा मोनाजाइट सैंड्स पाए जाते हैं, जहाँ थोरियम पाया जाता है। यूरेनियम इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑस्ट्रेलिया है, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज कजाकिस्तान। यूरेनियम का लार्जेस्ट रिजर्व ऑस्ट्रेलिया है, और प्रोड्यूसर ऑफ एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज कजाकिस्तान। देन एंटीमनी जो कि रेयर एलिमेंट है, वो चाइना में 32% है, 88% रिजर्व चाइना में है। इसके बाद इसका हिमाचल और मध्य प्रदेश में आपको ज्यादातर रिजर्व देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद हम क्रॉप्स देख लेते हैं। क्रॉप्स रिजर्व जो है इंपॉर्टेंट हमारी। और राइस बेसिकली क्या है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में इस टाइप से क्वेश्चन क्रॉप्स में देखने को मिल जाते हैं। कितना रेनफॉल चाहिए होता है इस क्रॉप को, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कहाँ पे सबसे ज्यादा इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 3 मेन टॉप स्टेट्स इंडिया में जो राइस प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो पहला देख लेते हैं राइस। ट्रॉपिकल बट हैज 3000 वैरायटीज दैट कैन बी ग्रोन इन डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स। ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, एंड मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए होती है। ओरिजिन की बात करें तो चाइना इसका मेन ओरिजिन है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया, 20% ऑफ द राइस प्रोड्यूसर इंडिया में होता है, प्रोडक्शन इंडिया में होता है। सेकंड नंबर पे चाइना है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन, इज ऑन द टॉप रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ राइस बेसिकली। ठीक है। ठीक है। तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इंडिया है। टॉप 3 स्टेट जहाँ पे सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन होता है इंडिया में, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। ठीक है ना। कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस क्या चाहिए होती है कि इसके लिए रेन फेड नीड्स चाहिए होती है, स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है। ठीक है। रुका हुआ पानी चाहिए होता है। पंजाब एंड हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आर नॉन ट्रेडिशनल राइस स्टेट्स। इंट्रोडक्शन इसमें जो इंट्रोड्यूस हुए थे 1970s की बात हुई थी, आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। द ग्रीन रेवोल्यूशन impacted पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु as well. In southern states and West Bengal, 2/3 crops of rice in 1 year. In southern states and West Bengal, 2-3 crops of rice in 1 year. And in West Bengal, it is also called Aman, Os and Boro. ये अलग नाम है राइस के। Basmati rice mainly grow in the Himalayan foothills, especially in the Punjab, Himalaya, Haryana, Himachal Pradesh, Delhi, Western Uttar Pradesh and Pakistan. इसके लिए वार्म ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए होता है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का, एंड 100 to 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल या एयर चाहिए होती है ईयरली। ठीक है। इसके बाद वीट आ जाता है। इसमें वीट इज अ राबी क्रॉप। जो आपकी राइस है, इट इज अ खारिफ क्रॉप। ठीक है। वीट इज अ राबी क्रॉप। 14% of the total crop area is under wheat. इतना टेम्परेचर चाहिए होता है 10 से 25 का, एंड 50 से 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए होती है। ओरिजिन इसका सेंट्रल एशिया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, सेकंड इंडिया है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रशिया है, एंड टॉप 3 स्टेट्स इंडिया में है, वो है यूपी, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। ठीक है। ये आप डिटेल्स इसकी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ज्वार आता है। इट इज नॉर्थ मेनली खारिफ, इन साउथ एंड बोथ खारिफ एंड राबी। साउथ में ये खारिफ एंड राबी की तरह ग्रो होती है, नॉर्थ में मेनली खारिफ की तरह ग्रो होती है। ये इतना टेम्परेचर चाहिए होता है, 30 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है इसको। Coarse grains have 60% crop area. Largest producer in India is Maharashtra of ज्वार। बाजरा या पर्ल मिलेट्स भी बोलते हैं। इसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, 45 सेंटीमीटर रेनफॉल, और सबसे ज्यादा राजस्थान में इसको ग्रो किया जाता है। ऑल्सो टॉप्स इन द कोर्स सीरियल्स। मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रासेस। टॉप 2 स्टेट्स जो है वो राजस्थान एंड यूपी है। ठीक है। Gluten free is a protein which provides no nutrients. Gluten is a protein which provides no nutrients. So it is gluten free basically. ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया प्रोड्यूस 20% ऑफ द टोटल मिलेट्स विद
एवरेज यील्ड ग्रेटर देन द ग्लोबल एवरेज। मेज आ जाता है आपका, फूड एज वेल एज फॉडर की तरह यूज होता है, कल्टिवेटेड ओवर इंफीरियर सॉइल्स। मेज इज नॉट मिलेट बट अ कोर्स सीरियल्स एंड एनएफएसआई इंक्लूड्स कोर्स सीरियल्स बट नॉट मिलेट्स एंड डेफिनेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्स। ये ध्यान रखिएगा। इतना टेम्परेचर चाहिए होता है, 25 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है। ओरिजिन इसका मेक्सिको में है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूएसए है। इंडिया में टॉप स्टेट है कर्नाटका, ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न। यील्ड इज हायर देन द कोर्स क्रॉप्स। शुगर केन ट्रॉपिकल क्रॉप है एक तरीके से, 21-27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है। न्यू गिनिया में इसका ओरिजिन माना जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्राजील है। टॉप थ्री स्टेट्स इज यूपी, महाराष्ट्र। कटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फाइबर फ्रॉम द स्टेम, एग्जांपल जूट। फ्रॉस्ट फ्री कूल टेम्परेचर फॉर राइपनिंग इज सीन ओवर हियर। इसके बाद टी, विच इज अ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ब्लैक टी लीव्स आर फर्मेंटेड, ग्रीन टी लीव्स आर अनफर्मेंटेड। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 21 से 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। ओरिजिन, इसका ओरिजिन चाइना में देखा जाता है। इन इंडिया इट स्टार्टेड इन 1840। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी चाइना है। इंडिया में टॉप स्टेट्स है असम, वेस्ट बंगाल एंड केरला। ठीक है ना, असम, वेस्ट बंगाल एंड केरला। कार्डमम हिल्स take 3 years to mature and has to be 3 feet to be harvested. Tea Board of India, constituted under the Tea Act of 1953, operates under the MOCI located in Kolkata. Coffee, it is also a tropical crop. 1942 Act के तहत ये established हुई, located in Bangalore and comprises 33 members. 15 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 250 सेंटीमीटर तक का हैवी रेनफॉल चाहिए होता है। ओरिजिन इसका इथोपिया है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस ब्राजील में होता है। इंडिया इज सेवेंथ इन नंबर इन कॉफी प्रोडक्शन एंड टॉप थ्री स्टेट्स इसमें कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु आ जाते हैं आपके। ये नाम है अरेबिका, रोबस्टा, ये फ्लेवर है। कोको, ओरिजिन इसका अमेजोन है, कंज्यूमर इसका स्विट्जरलैंड है मैक्सिमम। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका ये, एंड आंध्र प्रदेश टॉप पे आता है कोको प्रोडक्शन में। रबर इज ट्रॉपिकल रबर, ट्रॉपिकल बोर्ड भी स्टैब्लिश हुआ है 947 के एक्ट के थ्रू, रबर एक्ट के थ्रू। इट इज लोकेटेड इन कोटायम, केरला। 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए होती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज थाईलैंड, ओरिजिन साउथ अमेरिका है। इंडिया में केरला इज नंबर 1 इन रबर प्रोडक्शन। इट ग्रोज इन हाई एल्टीट्यूड। कॉटन प्रोडक्शन में ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल क्रॉप रहती है कॉटन आपकी, इस रीजन में ज्यादा ग्रो करती है ये। 21 से 37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए होता है, 50 से 80 सेंटीमीटर तक आपका रेनफॉल चाहिए होता है। ओरिजिन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना जाता है कॉटन में। इंडिया हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन विच इज अराउंड 37%। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। टॉप थ्री स्टेट्स में गुजरात, महाराष्ट्र आते हैं आपके। बीटी कॉटन हाइब्रिड्स लाइक, ये आप देख सकते हो इसमें डिटेल्स। सिल्क, ओरिजिन चाइना है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका चाइना, इंडिया है। इंडिया में टॉप कर्नाटका पे आता है। जूट, कॉटन ह्यूमिड है, इतना टेम्परेचर चाहिए होता है, इतना रेनफॉल। इसमें ओरिजिन इंडिया ही हैगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी इंडिया ही है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी इंडिया है। जूट में हर चीज में टॉप पे इंडिया चल रहा है अभी। एंड वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, देन बिहार में एंड असम में एंड ओडिशा में। रिक्वायर 70 to 90% ह्यूमिडिटी एंड लार्जली पेस्ट रेजिस्टेंट। पहले बांग्लादेश था टॉप पे, अब इंडिया आ चुका है। ठीक है। वूल, आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया है एंड इंडिया में टॉप प्रोडक्शन करते हैं राजस्थान में। पल्सेस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। सब ट्रॉपिकल 11% टोटल क्रॉप्ड एरिया, 50 से 70 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है। ओरिजिन आपका यहाँ पे देखने को मिलता है मिडिल ईस्ट में। एक्सपोर्टर कनाडा है और स्टेट्स में मध्य प्रदेश टॉप करता है पल्सेस प्रोडक्शन में। ठीक है, उसी तरह बंगाल ग्राम है यहाँ पे। हाई रेनफॉल क्रॉप्स चाहिए होती है, ड्राई क्लाइमेटिक क्रॉप्स चाहिए होती है, कंडीशंस है सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स, ट्रॉपिकल क्रॉप्स पे। ठीक है ना, फ्रॉस्ट फ्री क्रॉप्स लाइक शुगर केन, टी, रबर, फ्रॉस्ट डैमेजेस देम एंड कॉटन 210 फ्रॉस्ट फ्री हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आप देखो इंपॉर्टेंट चीज इसमें। इस तरह से तूर, अरहर, रेड ग्राम, किचन पी, इसके लिए भी डिटेल्स है। स्पाइसेस, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है स्पाइसेस में, 75% प्रोडक्शन इंडिया में होता है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी इंडिया है। इंडिया में मध्य प्रदेश टॉप नंबर पे आता है स्पाइसेस प्रोडक्शन में। मिलेट्स में आपका ईस्ट अफ्रीका रीजन में माना जाता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स है, 42% प्रोडक्शन इंडिया में होता है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी इंडिया है। टॉप थ्री स्टेट में आपका मेज में कर्नाटका आता है, रागी में भी कर्नाटका आता है, ज्वार में महाराष्ट्र, बाजरा में राजस्थान। मखाना या फॉक्सटेल में बिहार टॉप नंबर पे आता है। इंडिया का मिथिला रीजन जो बिहार में है, इट इज इन टॉप नंबर। और मखाना बोर्ड भी वहाँ स्टैब्लिश किया गया है बेसिकली। इतना टेम्परेचर, इतनी रेनफॉल इसको चाहिए होती है। ठीक है। रेप सीड और मस्टर्ड, आई होप यू नो द फॉक्सनट क्या होते हैं, मखाने ना, व्हाइट कलर के। ठीक है ना, रेप सीड एंड मस्टर्ड, सेवरल सीड्स इंक्लूडेड राई, तोरिया एंड टर्मरिक। ओरिजिन इसका इंडस कॉन्टिनेंट है, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। एक्सपोर्टर मैक्सिमम इसका कनाडा है एंड टॉप थ्री स्टेट्स में राजस्थान नवंबर पे आता है। क्रॉस सेंसिटिव क्रॉप से ये सेसमेंट जो कि तिल होता है, इतना टेम्परेचर, इतना रेनफॉल चाहिए होता है। ओरिजिन इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, टॉप थ्री स्टेट्स में गुजरात आ जाता है। सोयाबीन, ये खारिफ क्रॉप है, गोल्डन बीज भी पाए जाते हैं। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज ब्राजील, टॉप थ्री स्टेट में मध्य प्रदेश एंड सोयाबीन वैरायटी पेस्ट रेजिस्टेंट है। ग्राउंडनट, किंग ऑफ ऑयल सीड्स, प्रोडोमिनेटली खारिफ क्रॉप।
20 to 30 degrees Celsius temperature and 50 to 75 centimeter rainfall. Origin South America, largest producer China, टॉप 6 स्टेट में गुजरात टॉप पे आता है ग्राउंड प्रोडक्शन में स्पेसिफिकली, किंग्स ऑफ ऑयल सीड्स कहते हैं इसे हम. सनफ्लावर सीड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड इज यूक्रेन, टॉप प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इन इंडिया इज कर्नाटका, ओरिजिन नॉर्थ अमेरिका में. ऐसे ही बीटल सुपारी या एरिका नट इंडिया में सबसे ज्यादा इसको प्रोड्यूस किया जाता है कर्नाटका में, टॉप नंबर पे आता है. फिलीपींस आता है आपका ओरिजिन में. कोकोनट इंडिया 33%, इसके बाद इंडोनेशिया, कर्नाटका इसमें टॉप नंबर पे आता है. पाम ऑयल इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा उगाया जाता है. आंध्र प्रदेश इंडिया में टॉप नंबर पे आता है पाम ऑयल प्रोडक्शन में. टोबैको जो है चाइना में है, आंध्र प्रदेश इंडिया में टॉप पे. टर्मरिक इंडिया में 80% है, वर्ल्ड में 80% टर्मरिक इंडिया में उगाया जाता है एंड तेलंगाना महाराष्ट्र टॉप नंबर पे है. ब्लैक पेपर वियतनाम में है, सेकंड नंबर पे आपका इंडिया जाता है. कंज्यूम कंज्यूम इंडिया जाता है, केरला टॉप नंबर पे है. मालाबार कोस्ट स्पेसिफिकली. जैक फ्रूट ये केरला का स्टेट फ्रूट है और ये इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका होता है. जिंजर ये भी आपका इंडिया है और केरला में इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है. ठीक है, अब हम सॉइल्स पढ़ लेते हैं. थोड़ा सा सॉइल की टाइप, सॉइल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं. एलुवियल सॉइल, एंटी सॉइल्स भी कहते हैं. इट कवर मोर देन नियरली 40% ऑफ द सॉइल एरिया. पोटाशियम लाइम ये देखने को मिलता है. इट इज रिच इन पोटाशियम एंड लाइम. बोथ खादर एंड भांगर हैव कंकर फॉर्मेशंस. फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस एक्सेट्रा इनमें ये पुअर होते हैं. एडिशनल फीचर्स क्या होते हैं? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, कोस्टल डेल्टा एंड हाईली फर्टाइल होते हैं ये. ठीक है, इंसेप्टिसॉल्स आर फर्टाइल. एक मिनट. Insectisols are fertile and found at different places and are most abundant at 40%. इसके बाद रेड एंड येलो सॉइल जिसे एल्फी सॉइल भी कहते हैं, ये नियरली 20% हो जाती है. आयरन एसिडिक, आयरन में रिच होती है, एसिडिक रेड ड्यू टू आयरन ऑक्सीडेशन एंड येलो शेड इन हाइड्रेटेड फॉर्म. ठीक है, इसके बाद ब्लैक सॉइल आती है, इसे रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, वर्टिसॉइल भी बोलते हैं. मोर देन नियरली 15% सॉइल ब्लैक सॉइल है. आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लाइम में रिच होती है ये. और पुअर किसमें होती है? ये पोटेशियम, सॉरी पुअर होती है ये फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस. ये पीएनएच है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस के लिए, इसमें पुअर होती है ये ध्यान रखिए. रिच किसमें है, पुअर किसमें, ये आ जाता है क्वेश्चन कई बार. फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू में भी. इसके बाद आता है एरिड सॉइल जिसे एडिसॉल भी कहते हैं. 4.5% है, नियरली सैलाइन एल्कलाइन इन नेचर. फॉस्फोरस हाई लाइम कंटेंट. ये आपका नाइट्रोजन एंड आपका ह्यूमस में ये डेफिशिएंट होती है, पुअर होती है. फाउंड इन राजस्थान, गुजरात एंड रीजन स्पेसिफिकली. इसके बाद लेटराइट सॉइल होते हैं जिसे ऑक्सीजन सॉइल भी कहते हैं. नियरली 3.4% है ये. आयरन एल्यूमिनियम में रिच होती है. एसिडिक नेचर, डीप सॉइल प्रोफाइल ड्यू टू हाइब्रिडिटी एंड हाई ड्रेनेज. पुअर इन पोटाश ड्यू टू लीचिंग ऑफ मिनरल्स एंड नाइट्रोजन एंड ह्यूमस आल्सो. Found in the high rainfall areas, high temperature, low fertility. Used for brick making as it becomes very hard due to very high temperature, very poor humus content. इसके बाद सलाइन आपका आता है सॉइल में. इसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये रिच होती है. बाकी फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस में डिक्रीज डेफिशिएंट होती है. ठीक है, इसके बाद आता है आपका पीटी एंड मार्शी सॉइल. ये नाइट्रोजन, ह्यूमस, हाई रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी सॉइल डिकम्पोजिशन. फॉस्फोरस में ये लिमिटेड होती है. फाउंड इन बिहार एंड उत्तराखंड, कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु. पीटी एंड मार्शी सॉइल. ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है ये. फॉस्फोरस एंड पोटेशियम में डेफिशिएंट होती है ये. फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड एरियाज, फर्टाइल इन वैलीज, एसिडिक इन ह्यूमिड रीजन. तो ये हमने मिनरल रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज और क्रॉप की भी हमने डिटेल्स पढ़ ली है, कवर अप कर लिए. अब कुछ पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेते हैं हम. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू. ओके, वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखते हैं. क्रॉप साइकिल इज नेसेसरी फॉर, ऑप्शन नंबर सी, द एनहांसमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो क्रॉप साइकिल किस लिए चाहिए होती है? इनहांसमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर एक ही रैपी क्रॉप को ग्रो किया जाएगा. ठीक है, इट इज नेसेसरी फॉर एनहांसमेंट ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. नेक्स्ट, मून इज अ सैटेलाइट. मून इज नॉट अ स्टार, नॉट अ प्लैनेट, नॉट अ meteorite, it is a satellite. Which of the following is largest island after Greenland of the world? So it is New Guinea. Okay, after Greenland, New Guinea is the largest island. The largest part of our hydrosphere is what? It is the Pacific Ocean. Largest part of our hydrosphere is Pacific Ocean. Ozone layer is present in what? It is present in stratosphere. Ozone layer is present in stratosphere. Second layer जो होती है troposphere के बाद वाली. Which of the following is included in the geographical growth of designated countries of Oceania, that is Melanesia? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. The length of the equator of Earth is about how much? It is about 40,000 kilometer. Length of the equator of the Earth is about approximately 40,000 kilometer. Option number C. If the local time of a place is 6 in the morning, whereas GMT is 3 in the morning, what is the longitude of that place? इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऊपर प्रैक्टिस किए, मैं आपको सिखाए में. It will 45 डिग्री ईस्ट. ठीक है, which of the following is not a part of Great Lakes? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बियर लेक. It is not the part, but Huron Lake, Superior Lake, Michigan Lake is the part of the Great Lakes. यूएसए में आपको देखने को मिलेंगे. इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखते हैं.
Baku is famous for what? So it is famous for petroleum industry. Option number D. India's largest waterfall, ye jog fall, is on which river? It is on Sharavati River. Option number A. Which of the following ports of India is not natural port? Chennai port is not a natural port. Option number D. Which of the following plants was mainly used during the Green Revolution? Option number D. Mexican wheat was mainly used during the Green Revolution. Which country is the largest producer and exporter of the castor seeds? Option number B. India. India is the largest producer and exporter of the castor seeds. Which state has maximum mica reserve? तो इट इज राजस्थान. आंध्र प्रदेश है आंसर करेक्टली, बस यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो राजस्थान आपको करेक्ट करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम आइलैंड. विच रीजन ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेismic जोन ऑफ हाई इंटेंसिटी? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका प्लेट्यू. इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द seismic जोन ऑफ हाई इंटेंसिटी. Dulhasti power station is on which river? So it is option number C, Chenab River. Tropic of Cancer is passing through how many states of India? Tropic of Cancer is passing through 8 states of India. मुझे कमेंट में बताइए वो 8 states कौन है, गुजरात से लेके आपका नॉर्थ ईस्ट तक. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? तो आपका डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर है, लो प्रोडक्टिविटी है, क्रॉप डाइवर्सिटी भी है, प्रेवलेंस ऑफ लार्ज फील्ड इज नॉट अ फीचर बिकॉज यूजुअली फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग है हमारे इंडिया में वो ज्यादा देखी गई है बेसिकली कि एक लार्ज फील्ड की, क्योंकि बच्चे होते हैं इतने सारे, बंटवारा हो जाता है, डिवाइड हो जाते हैं लैंड, तो फिर प्रोडक्शन भी कॉमन सी बात है इतना अच्छा नहीं होता है. तो इंडियन एग्रीकल्चर की प्रेवलेंस ऑफ लार्ज फील्ड ये एक नॉट इट इज नॉट अ फीचर बेसिकली. इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हार्बर? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रॉटरडैम. अलास्का इज पार्ट ऑफ विच कंट्री? इट इज ऑफ यूएसए. ऑप्शन नंबर बी. एंडीज माउंटेन रेंज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो इट इज इन साउथ अमेरिका. कई बार आता है ये. एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में आती है. एल्प्स माउंटेन रेंज इज नॉट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो एल्प्स जो है आपका वो आपका यूरोप में आती है ये रेंज, इसमें फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में आती है, जर्मनी आती है, इंग्लैंड में ये पार्ट नहीं है इसका. इंग्लैंड इस माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है, तो इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. मेक्सिको इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो ये नॉर्थ अमेरिका में है. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? तो मालदीव्स. ऑप्शन नंबर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ एशिया हैज लोएस्ट बर्थ रेट? ऑप्शन नंबर डी, मालदीव्स. Which of the following countries is the largest producer of atomic minerals? So it is option number D, Canada. Which city is called Forbidden City? किस सिटी को फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है? Which city is also known as Forbidden City? Wait. Which city is called Forbidden City? The correct answer is option number A, Beijing. Beijing को Forbidden City भी कहा जाता है. Which city is called Forbidden City? So that is your option number A, Beijing. Coal is an example of what? It is an example of sedimentary rock. Coal is an example of sedimentary rock. Coal is an example of sedimentary rock. Option number C. Next question. The rocks formed inside the earth due to solidification of lava is called what? It is known as plutonic rocks. Next, the molten material inside the earth is called as what? So it is known as अंडर जो मॉल्टन मटेरियल अंदर होता है अर्थ के, उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं कि लावा बोलते हैं? लावा होता है जो बाहर होता है बेसिकली. तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ द दीज का आपका आंसर आ जाएगा. मार्बल इज रिक्रिस्टलाइज्ड लाइमस्टोन. बेसिकली मार्बल इज ऑप्शन नंबर ए, रिक्रिस्टलाइज्ड लाइमस्टोन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट आ जाएगा. इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. मार्बल है, क्वार्टजाइट है, स्लेट है, but granite is not an example of metamorphic rocks. Idea of weathering is related to what? It is a natural process which disintegrates rocks into small pieces. देखो हमने ये डिस्कस किया था. तो ऑप्शन नंबर सी, it is a natural process which disintegrates rocks into small pieces. Black hole is what? It is an imaginary concept basically. ऑप्शन नंबर डी. इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following state has longest coast? तो गुजरात. कितने स्टेट्स हैं जहां हमारी कोस्ट लाइन टच करती है ये भी बताना चाहिए आपको. तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात से टच होती है भाई. ऑप्शन नंबर सी. Which of the following states of India is smallest in terms of population? Option number D, Odisha is the correct answer. It is the state of India which is smallest in terms of population in comparison to these states. The rate of melting of Himalayan glacier is highest. Option number B. Next, Bhagirathi river originated from the Gomu glacier. ठीक है, Bhagirathi river is originated from Gomu glacier. Which of the following rivers does not have its origin in glacier? इट इज कोसी. यमुना भी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, अलकनंदा, मंदाकिनी ये सब ग्लेशियर से निकलते हैं, लेकिन कोसी रिवर डज नॉट हैव इट्स ओरिजिन इन ग्लेशियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन सेंटर्स ऑफ इंडिया is among the top 10 most populated cities in the world? So New Delhi is the correct answer. Which of the following is not the outcome of population rise in India?
Increase in the number of wild animal is not the outcome of the population rise in India. Baki rise in flood, rise in pollution, decrease in agricultural land is one of the outcome of the population rise, but increase in the number of wild animals is not the outcome of the population rise. Which of the following parts of India has highest mineral resources? It is the northern part of India. Nagarjuna Sagar Dam is located in Andhra Pradesh. Option number D. Which of the following river does not fall in Bay of Bengal? Tapti. Tapti river does not fall in Bay of Bengal. ये U-turn लेके वापस अरेबियन सी में जाती है. In India, direction of summer monsoon is what? That is southwest to northeast. Basically, in India, direction of summer monsoon is southwest to northeast. Option number D. Maximum population density in India is related to option number D, plain area, fertile lands, and water availability. Plain area, fertile lands, and water availability. Lesser Himalayas lies between Shivalik and outer Himalayas. तो शिवालिक और आउटर हिमालयस के बीच में आपके लेसर हिमालयस लाई करते हैं. इसमें मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक है ना, सेंट्रल थ्रस्ट, ये सब चीजें भी आप पता रखिएगा. मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1991 to 2001 is experienced by Nagaland. Option number B. Which of the following is not a rabi crop? इनमें से कौन सी राबी क्रॉप नहीं है? राइस आर से होता है राइस, वो राबी कभी नहीं होगा, वो खारिफ होगा. वीट जो है वो आपकी राबी क्रॉप है. इस तरीके से आप इन दोनों का तो याद करो ही लो अच्छे से. ओके, तो इसमें से जो लेडी फिंगर है, इट इज नॉट अ राबी क्रॉप. कैरेट, रेडिश एंड पी आर द राबी क्रॉप, बट लेडी फिंगर इज नॉट अ राबी क्रॉप. ऑप्शन नंबर ए. The first evidence of human in India was found at Narmada Valley. Option number D. First evidence of human in India was found at Narmada Valley. Option number D. ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू एनालिसिस जो हमने डिस्कस करे हैं. आई होप आज की वीडियो, आज का जो लेक्चर है आपके लिए हेल्पफुल होगा. एंड इफ देयर इज एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, बाकी जितना भी गैप हो गया है 8-10 दिन का, इसे हम कवर अप कर लेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. एंड आप प्लीज बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि टाइम कम बचने वाला है. अब और भी जल्दी जल्दी पास आ रहा है आपका अक्टूबर. ठीक है ना, अपनी प्रीलिम्स की खूब तैयारी कीजिए. एंड आई विल लेट यू नो अबाउट द उत्तराखंड crash course, specifically in which I will detailed discuss about the Uttarakhand content, क्योंकि 50% आपका जो कंटेंट रहने वाला है उत्तराखंड स्पेसिफिक रहने वाला है आपके प्रीलिम्स में भी. So I'm preparing all that content. I'm piling up. I'm basically compiling that all stuff in a one row, and I'll provide you there. Okay. So wait for then and keep working hard. Thank you.